वो थकी हुई आवाज में रुक रुक कर और हाँपते हुए मेरे सवालों के जवाब दे रहा था। वो दोनों इसके पास कैसे पहुंच गए? मेरा वो सवाल कमजोर लेकिन फितरी था। मुझे नहीं मालूम, उसने बेबसी से कहा। बख्शिल ने बस इतना बताया था कि वो बड़ी आसामी है। उसने हाजी की वापसी तक इन्हें पनाह दी थी। हाजी के आने पर वो चले जाएंगे या उससे मिलेंगे। बात में से बात निकलती जा रही थी। मुझे इत्मीनान था कि वहां से चंद कदम दूर जाने के बाद वीरा और गफूर भट्टी के मुज़ाकरात की आवाजें मेरे कानों में नहीं आई थी, जबकि तीनों मल्लाह बिल्कुल आखिरी सिरे पर बैठे हुए थे और हमारी बातें नहीं सुन सकते थे। शायद बख्शिल इन्हें हाजी से मिलवाएगा। वह हाजी के मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता। उस लंबी रकम के आश्रय में इन दोनों को हाजी की वापसी तक रोका है। आगे का फैसला हाजी खुद करेगा। इसने तुम्हें ये बातें कब बताई थी? वो तुम्हारे बराबर का आदमी नहीं है तो तुम उसे राजन और विक्रम के बारे में क्यों बताने गए थे? मैंने तलखी से पूछा। मैं कहीं नहीं गया था, वो कराते हुए बोला। बख्शिल भत्तों की रकम का हिसाब किताब जमा करने के लिए हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आता है। इसी वक्त इस बारे में बात हुई थी। तुमने उसे वह कहानी सुनाई थी या उसने तुमसे पूछताछ की थी? वो इन दोनों से मामला तय करने के बाद बहुत खुश था। इसने कदर तवक्कुफ के बाद बताया। उसने शेखी में आकर खुद ही बात छेड़ी थी। मुंबई से आने वालों के जिक्र पर मेरे कान खड़े हुए और मैंने उसे बताया कि नेवी वाले इन दोनों की तलाश में हैं। यूं ही चक्कर चल पड़ा। बख्शिल को मालूम है कि वो दोनों कौन हैं? मैंने अपने ज़हन में कड़ियां यकजा करते हुए पूछा। उसके जर्द चेहरे पर तजब्जुब के आसार देखकर वीरा को राय। झूठ बोले तो तुम्हारा हश्र खराब कर दिया जाएगा। हम अपनी हर धमकी को अमली जामा पहनाने का फैसला कर चुके हैं। ये तुमने देख ही लिया है। वो इनके असल नाम ले रहा था। गफूर भट्टी ने फंसी फंसी आवाज में कहा। इसे मालूम है कि वो भारत से आए हुए हैं। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि इन्हें नीलोर पर सागा खुद लेने आया था। बात टालने की कोशिश मत करो। मैंने दुरुस्त लहजा में कहा। वो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि राह के एजेंट हैं। वो बख्शिल से किसी खास मकसद के तहत मिले होंगे। मैं कसम खाता हूँ मुझे ये नहीं मालूम कि वो राह के आदमी है। मेरे इल्जाम पर उसका चेहरा तारीक पड़ गया और उसने मेरा फिक्रा पूरा होते ही बिलबिलाकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हुए कहा। बख्शिल को भी शायद ये मालूम नहीं होगा वरना वो इन्हें पनाह न देता। वो दिल मुराद तक पहुंचने की कोशिश में बख्शिल से टकराए थे। वो अपना असल काम सिर्फ हाजी को ही बताएंगे। इसके इस्तरारी रद्द अमल से मैंने अंदाजा लगाया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो लोग दौलत के पीछे भागने वाले मुजरिम थे और पैसे की खातिर हर काम कर गुजरने का हौसला रखते थे। ये बात काबिल फहम थी कि बख्शिल ने इन दोनों की तरफ से किसी बड़ी रकम की पेशकश होने पर सौदा खराब होने के डर से इन पर ज्यादा जरा नहीं की, लेकिन मेरे नजदीक इसकी ये चशमपोशी काबिल माफी नहीं थी। पाकिस्तान की सरजमीन पर चोरों की तरह कदम रखने वाले 2 बेसरो सामा भारतीय अगर हाजी दिल मुराद जैसे किसी पेशावर मुजरिम तक रसाई के ख्वाहां थे और अपने मकासद के हसूल के लिए उसे भारी मुआवजे की पेशकश करने पर आमादा थे, तो किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं होना चाहिए था कि वो मजमूम अज़ाइम लेकर वहां आए थे और इन्हें दुश्मन मुल्क कुव्वतों की भरपूर पुष्टपनाही हासिल थी जिनमें राह का नाम सरे फहरिस्त था। यानी मुमकिन था कि बख्शिल ने भी इस हकीकत का इदराक कर लिया हो मगर जुबान से कुछ नहीं बोला हो। वह हाजी दिल मुराद का काबिल एतमाद आदमी था और यह बात जानता था कि उसका मालिक रकम कमाने के लालच में हर अच्छाई और बुराई को नजरअंदाज करके कोई भी कदम उठा सकता था। राजन और विक्रम को बम्बई के किसी वीरान साहिल से कराची के साहिल तक पहुंचाने का फर्ज गफूर भट्टी ने सर अंजाम दिया था और इन्हें पनाह देने वाला हाजी दिल मुराद का आदमी था। बज़ाहिर इन्होंने एक दूसरे से अलग रहकर वो काम की था मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन इकदामात के जरिए वो दर हकीकत अपने मुकद्दर का फैसला खुद कर चुके थे। बख्शिल ने इनका काम मालूम किए बगैर इन्हें पनाह दे दी होगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने चंद लम्हों के सकूत के बाद वीरा से मुखातिब होकर कहा, यह अभी भी कोई बात छुपा रहा है? वीरा बेपरवाही से बोली। बख्शिल हाथ आएगा तो बाकी बातें खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि अब बख्शिल का नाम हमारे सामने आ चुका है। मैंने हर बात बता दी है। वो हमारी गुफ्तगू में दखल देते बोला। इन्होंने अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस ये कहा था कि वो रासल अमेंडा से मिलने के लिए आए थे। इसकी मौत की वजह से बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए हैं और इसीलिए हाजी से मिलना चाहते हैं। इसकी जुबान से रासल अमेंडा का बिगड़ा हुआ नाम सुनकर हम दोनों चौंक पड़े। वो अहम तरीन नुक्ता था। राजन और विक्रम ने अपने इस बयान में अपने आज़ाइम का एतराफ़ कर लिया था। रासल अमेंडा खुद जहन्नुम वासिल हो चुका था लेकिन उसके जगाए हुए फितने बदस्तूर सरगर्मे अमल थे। गालिबन वो आखिरी बात थी जो हमारे लिए अहम थी। इसके सिवा गफूर भट्टी के सीने में कोई ऐसी बात पोशीदा नहीं रही थी जिसके लिए उसे जिंदा रखा जाता। इस रासल अमेंडा और उसके मौत के बारे में वही कुछ मालूम था जो अखबारात में छप चुका था। वो तफसीलात चशम कुशा और काबिल नफरत थीं। इनमें इस साहूनी दहशतगर्द और नस्ल प्रस्त के असल चेहरे की नकाब कुशाई करते हुए उसके हमदर्दों की हर उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया था
जो वे इसे राडनी आर्क साबित करने के लिए कर रहे थे। मेरी और वीरा की निगाहें चार हुई। हम दोनों एक ही फैसले पर पहुंच चुके थे। वीरा बढ़कर वो बंदिशें खोलने लगी जिनके जरिए गफूर भट्टी के बेदस्तों पा वजूद को चरखी से लिपटी हुई रस्सी से बांधा गया था। वो बिल्कुल खामोशी से बोट के अरशे पर पड़ा अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। हमने उसे बोट के मलाहों की हमायत से महरूम करने के लिए बाकर का मफरूजा नाम जरूर दे दिया था, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर थी। अगर मलाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत का आखिरी फैसला सादर किया जाता तो अनमुमकिन था कि मौत को सामने देखकर वो इतनी शिद्दत के साथ अपनी असलियत का इजहार करता कि इन आखिरी लम्हात पर मल्लाहों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी की कोई रमक पैदा हो जाती। वो एक तरफा खेल कुछ बेकैफ हो जाता। इस खदशे की वजह से मैंने आंखों ही आंखों में वीरा को अपना इंडिया दे दिया था, जिस पर उसका रद्द-ए-अमल हौसला अफजा था। मैं अपनी जगह पर खड़ा गौर से वीरा की कार्रवाई का जायजा ले रहा था। बंदशें खोलते हुए उसने एक बार गफूर भट्टी को सहारा देकर अरशे पर बिठा दिया। वो हर तरफ से उस बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उठते हुए उसे सख्त अजियत का सामना करना पड़ा, लेकिन दुख और तकलीफ का वो एहसास उसके लिए एक लम्हाती मसला साबित हुआ। उसे बिठाते ही वीरा ने कदरे पीछे सरकर कदमों पर अपनी पोजीशन दुरुस्त की, फिर अपनी दाहिनी हथेली खड़ी करके पीछे से पूरी कुव्वत से गफूर भट्टी की गर्दन पर जरब लगाई। खट की आवाज के साथ गफूर भट्टी के धाने से एक मुख्तसिर और अधूरी सी किरार निकली और वो तिवरा कर अरशे पर एक तरफ ठेर हो गया। वीरा की हथेली के भरपूर जरब से उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वो अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया था। मैंने ऊंची आवाज में अहमद को पुकारा। उसने मलाहों के मखसूस अंदाज में दूर ही से मेरी आवाज का जवाब दिया और फिर वो तीनों ही तकरीबन दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उनके तमतमाए हुए चेहरों और आंखों की चमकती हुई पुतलियों से जाहिर हो रहा था कि मेरी दी हुई बोतल खाली होकर पानी की तह में जा चुकी थी। यह इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? क्या मर गया? गफूर भट्टी के बेहिस्सो हरकत बदन पर नजर पड़ते ही शीदे ने बेसाख्ता सवाल किया, क्योंकि गफूर भट्टी गैर फितरी अंदाज में मुड़ा तोड़ा हुआ था। हाँ, ये मर चुका है, वीरन सपाट आवाज में कहा। इसकी रूह जहन्नुम के दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी और समंदर की भूखी मछलियां इसके वतन के मुंतजिर हैं। इसे पानी में फेंक दो। अकबर ने अपने दोनों बाजुओं की मछलियों को हाथ बांधकर हथेलियों से थपथपाया और फिर एक ही झटके में गफूर भट्टी के वजूद को गीले अरशे से घसीटकर किनारे पर छोड़ दिया। वो अपने पैरों में बंधे हुए पंप समेत एक पुरशोर छपाके से समंदर की झाग उड़ाती मौजों में जा गिरा और फिर समंदर की अथाह गहराइयों ने समंदर के बादशाह को निकल दिया। उसे जिन पानियों पर अपनी हुक्मरानी का नाज था, आखिरकार वही पानी उसका मदफन बना था। अब क्या हुक्म है सर? अकबर ने सादत मंदी से पूछा। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने इंसान के बजाय मेंढक के किसी बच्चे को खुश्क अरशे से दोबारा पानी में पहुंचाया हो। वापसी की तैयारी करो। अब मैंने बोलना शुरू किया था कि वीरा ने मेरी बात काट दी। यह जुल्म है, वो मुलामत भरे अंदाज में कह रही थी। बाकर से छुटकारा मिलने की खुशी में ये तीनों इनाम के मुस्तहिक हैं, जिसका वादा किया गया था। मिसी ठीक कह रही हैं सर, शीदे ने जल्दी से कहा। पीने का असल मजा तो अब आएगा। मैंने वीरा को घूरा तो उसकी आंखों में सुर्खी डेरे डाल चुकी थी। गफूर भट्टी की मौत ने अकबर की तरह उस पर भी कोई असर नहीं डाला था। गफूर भट्टी की गर्दन तोड़ने के बाद उसने शायद उसे यकसर फरामोश कर दिया था और इस वक्त सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। फिर तुम तीनों नीचे जाकर अपना शौक पूरा करो, हम अरशे पर ठंडी हवा खाएंगे, मैंने उनसे कहा। मगर सर, अकबर ने तजब्जुब के साथ कहा, देखभाल के लिए हम में से किसी एक को ऊपर रुकना पड़ेगा। ऊपर की देखभाल हम कर लेंगे। वीरा ने मेरी तायद में कहा। जरूरत हुई तो तुम्हें आवाज दे लेंगे। साहब, खुला समंदर बहुत जालिम होता है, उसने गहरी संजीदगी से कहा। मौजों के अचकोलों में किश्ती एक जगह ठहरी हुई मालूम होती है, लेकिन समंदर की लहरें से चुपके चुपके बहुत दूर ले जाती हैं। हम लोग लहरों की उठान से समझ लेते हैं कि किधर मैदान साफ है और कहाँ पानी के नीचे मौत की चट्टानें अपने शिकार का इंतजार कर रही हैं। तुम्हारी आंख इन खतरों को नहीं देख सकेगी, आगे तुम्हारी मर्जी के। अकबर की वो मंजर कशी खासी दहशतनाक थी। मैंने फौरन ही हथियार डाल दिया और कहा, जाओ नीचे से अपनी बोतल ले आओ, हम थोड़ी देर तक हवाखोरी के बाद नीचे जाएंगे। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ, वीरा ने चुटकी बजाकर कहा और अहमद के पीछे सीनों की तरफ चलती। ये मेम साहब बड़ी जीदार है सर। उन दोनों के दूर निकल जाने के बाद अकबर ने मोहतरफाना लहजे में कहा, तुमने इसमें जीदारी की कौन सी बात देख ली? मैंने अनजान बनकर पूछा। सर, बाकर खानी का हाल देखकर तो अपनी देसी औरतें गश खा जाती या उबकाइयाँ शुरू कर देती, मगर मेम साहब ने उसके मरने पर भी कोई घबराहट का इजहार नहीं किया। वो मैम नहीं, देसी औरत है। इसके रंग रूप से धोखा खाने की जरूरत नहीं। तुमने सुना नहीं कि वो उर्दू किस फराठे से बोलती है? ये जरूर है कि वो थोड़ी सी दिलेर है। उर्दू ना बोले तो देखने में बिल्कुल मैम लगती है जी। अकबर का लहजा रश का अमेज हो गया। वो वीरा के बारे में मजीद बातें करने का कहा था, लेकिन मैंने उसकी मजीद हौसला अफजाई नहीं की। मुझे अंदेशा था कि वो रवानी में कोई नाशाइस्ता बात कह गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसी वक्त अहमद नीचे से व्हाइट हार्स की बोतल ले आया। इन तीनों ने गालबन खुफिया तौर पर अरशे के अगले हिस्से पर ही अपनी बज़्म आराई का कोई बंदोबस्त किया हुआ था।
वो तीनों मेरा शुक्रिया अदा करने और बोतल को बारी बारी चूमने के बाद उसी तरफ चल दिए। मैंने कैबिन की एक दीवार से टेक लगाकर सिगरेट सुलगा ली। चंद मिनट बाद वीरा सीनों पर नमूदार हुई तो उसके दोनों हाथों में अर्गवानी सयाल के गिलास मौजूद थे और वो संभल संभल कर पेशकदमी कर रही थी। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तेजी से कहा। तुम नीचे जाने के बाद ये भी शौक पूरा कर सकती थी। वो तीनों इसे समंदर में डालकर पूरी बोतल के हकदार हो सकते हैं, तो क्या मैं इसकी गर्दन तोड़ने के बाद भी एक गिलास की मुस्तहिक नहीं हो सकती? मर करीब आकर उसने अपने दाहिने हाथ में थामा हुआ गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले लो, खून में गर्मी आएगी तो हवाखोरी का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। ये याद रखना कि तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा। मैंने उसके हाथ से गिलास लेकर कहा, इस वक्त कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। वो इस्तज़ाइया अंदाज में धीरे से हंस कर बोली, अब क्या तमाशा होगा? मैं तो मुद्दत से एक तमाशा बनी हुई हूँ। दर्द, महरूमी और तन्हाई के समंदर में धकेल कर अब तुम मुझसे हर हक छीन लेना चाहते हो। मेरे कान खड़े हो गए। वो यक बयक संजीदा होने लगी थी। मुझे इब्तिदा ही से यह अंदेशा था कि समंदर की ख्वाबनाक गूंज में गफूर भट्टी से निमटने के बाद फुर्सत के चंद लम्हात भी मुयस्सर आ गए तो वीरा बहकने लगेगी और वो आसार नमूदार हो चले थे। वो बहुत ज्यादा पीने से पहले ही ज़हनी खुमार में मुब्तला होती नजर आ रही थी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा, वो तीनों बज़ाहिर हालात से बेनियाज नजर आने की कोशिश करें, मगर मैं इनकी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। हो सकता है कि वो चुप कर हमें देख रहे हों। ये मुज़ाकरात हम कराची लौट कर भी कर सकते हैं। तुम इन फर्जी बातों से इन पर मेरा एतबार मजरूह नहीं कर सकते। उसने मेरे करीब सिर कर कहा, जिन लोगों ने एक जीते जागते आदमी के कत्ल से लाताल्लुकी इख्तियार किए रखी, वो इन मामूली बातों में तजस्सुस का मुजाहरा नहीं कर सकते। वो इस पूरा साइश मोटर बोट के मल्लाह है। इन मर्दों के साथ समंदर की सैर पर आई हुई न जाने कितनी लड़कियों की मेहमानदारी की होगी। इस वक्त इन्हें शराब के सिवा दुनिया की किसी चीज में दिलचस्पी नहीं हो सकती। इस वक्त तुम क्या चाह रही हो? मैंने उसके वजूद के कुर्ब से बचते हुए पूछा। अपने दिल से पूछ लो। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। चंद लम्हों तक वो यूं ही बेहजाबी से मेरी आंखों में झांकती रही, फिर बात जारी तो बोली, यहाँ सुकून है, तन्हाई है और हम दोनों को फुर्सत भी मुयस्सर है। मैं आज तुमसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती हूँ। ऐसी बातें तुम कई बार कर चुकी हो। तुम्हें मालूम है कि मैं उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही फिक्रा हो चक लिया और बोली, इस वक्त अपनी किसी मजबूरी का हवाला ना देना। हो सकता है कि हम में से कोई भी आज रात साहिल पर ना पहुंच सके। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से कुछ खिसक गया है। मैंने खफकी दिखाई। वो अपनी कमर को दिल फरेब अंदाज में लचकाती हुई चंद कदम दूर गई, फिर अपने गिलास से एक घूंट लेकर बोली, तुम जो चाहो समझते रहो, मगर मैं इतना जानती हूँ कि इस वक्त बीम गन मेरे पास है। मैं अपनी उंगली की जरा से जुम्बे से इस बोट के पैंदे में इतना बड़ा सुराख कर सकती हूँ कि ये अपने ही पैदा किए हुए गर्दाब में फंस कर तेजी से गरकाब हो सकती है। मैंने बुखलाकर अपनी जेबें टटोली और फिर एक गहरा सांस लेकर रह गया। पिस्तौल और भरे हुए फाजिल मैगजीन मेरी जेबों में मौजूद थे, लेकिन बीम गन मेरी तहवील में नहीं थी। ये क्या हरकत है? मैंने कदरे बरहमी से पूछा। अब मुझ पर यह हरबा भी आजमाओगे? उसे मुड़कर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर बोली, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तुम्हारी ऐसी की तैसी होता है। मुझे वाकई गुस्सा आ गया। भीमगन मुझे वापस दे दो। नहीं। उसे फुर्ती से भीमगन निकाल कर अपनी कनपट्टी पर रख दी। इस वक्त मेरे साथ जबरदस्ती न करना। अगर मेरे साथ मरने का तसव्वुर तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए बोर्ड के पैंदे को भूलकर अपनी कनपट्टी में सुराख कर लूंगी, वरना शराफत से मुझे कुछ वक्त दे दो। मेरे कदम फर्श में गड़ कर रह गए। मैंने इस्तरारी अंदाज में अपने गिलास से एक लंबा घूंट लिया और तलखी से कहा, शराफत है। तुम अपनी इस नंगी ब्लैक मेलिंग को शराफत कह रही हो तो मुझे कुछ भी कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो अपनी कनपट्टी से भीमगन हटाए बगैर बोली, सच्चे दिल से बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मुझसे हमेशा के लिए निजात या मेरे साथ फुर्सत और फरागत की चंद खुशगवार घड़ियां? पीरा की सरकत पर मैं अंदर ही अंदर दहल कर रह गया था। मुझे इसकी दीवानगी और इंतहा पसंदी का यकीन न होता तो मैं झपट कर उसके हाथ से भीमगन छीन लेता, उसके रुखसारों पर जोरदार थप्पड़ रसीद करता और उसे नदामत के आंसू बहाने पर मजबूर कर देता, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सका। उसकी आंखों से लज्जत और फतेहमंदी का नशा झलक रहा था। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी। आखिर मुझे अंदरूनी हैजान के तहत बोलना ही पड़ा, भीमगन नीचे करो। तुम वाकई खतरनाक औरत हो। ये चल गई तो तुमको अपने मजाक पर पछताने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। यह मजाक नहीं है। शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी संजीदा नहीं हुई थी जितनी अब हुई हूं। शायद ये तुम्हारे कैदी की मौत का असर है। जिंदगी और मौत में एक पल से भी कम वक्त का फासला होता है। आदमी होता है और फिर अगले ही लम्हे वो नहीं होता है, और इतनी जरा सी मुद्दत में वो दूसरों को कैसे कैसे आजार में मुब्तला करता है। इनकी दिल आजारियां करता है। किसी को खुशी के दो बोल देने में भी हद से ज्यादा कंजूसी करता है। गन पॉइंट पर फलसफा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। भीमगन जेब में रखो। हम इसी आखिरी सिरे की तरफ चलते हैं जहां बाकर ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। मैं नर्म और मुसालाना लहजा में कहा, मुझे मालूम है कि तुम मर्द हो, अपने अल्फाज पर काम रहोगे। वीरा ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ भीमगन अपनी कनपट्टी से हटाकर जीन्स में उड़ल दी। पीरा के ज़हन के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे लिए गुजरे हुए लम्हात इंतहाई गैर मुतवक्का और आसाब शिकन साबित हुए। मैंने अपना गिलास
होंठों से लगाया ही था कि वीरा ने भी मेरी तकलीफ की। मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त वो भी नॉर्मल नहीं थी, इसके असाब कशीदा हो चुके थे। तुम उधर दिल की किन किन बातों के इजहार के लिए इतनी मुस्तरिब हो? मैंने उसकी तरफ पेशकदमी करते हुए पूछा। अनजान मत बनो, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा। तुम मेरी खलिज को अच्छी तरह समझते हो, इस बारे में इतनी पुरयकीन हो तो मजीद कुछ कहने सुनने की क्या जरूरत बाकी रह जाती है। मैंने उसके हमरा बोर्ड के अकबी हिस्से की तरफ रुख करते हुए कहा, बाज बातें 1000 बार भी की चाहें तो दिल नहीं भरता। अब तो मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इस मौका की तलाश में तुम मेरे साथ इस मुहिम पर आई हो। आते हुए मेरा ज़हन साफ था, लेकिन अब मेरे दिल में गुबार भरा हुआ है। मैं अर्शे पर लगी हुई चरखी के सहारे नीचे बैठ गया और टांगे फैलाकर अपने गिलास से मजीद एक घूंट लेने के बाद बोला, तुम्हारे दिल में किसके खिलाफ गुबार भरा हुआ है? मुझे गलत मत समझो। वो मेरे बराबर में बैठकर मुल्तजाना लहजा में बोली, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे सामने कोई मंजिल नहीं है। तुम एक शराब बनकर सामने आए और मुझे मेरे बुरे भले रास्ते से भटका कर गायब हो गए। अब मैं वो नहीं हूँ जो हुआ करती थी, और वो बन नहीं सकती जिसकी आरज़ू मेरे दिल के नेहा कानों में परवान चढ़ने लगी थी। बात करते करते वो मेरे बदन से जुड़कर बैठ गई थी। हो सकता है इसकी वो हरकत गैर इरादी रही हो, मगर मेरे लिए वीरा के महकते हुए तरोताज़ा वजूद का कुर्ब एक कड़ा इम्तिहान था। मैं दूर हटकर उसके जज्बात को मजरू कर सकता था और ना ज्यादा देर तक उस सुलगती हुई आग में तप सकता था। मैंने कभी तुम्हें फरेब देकर लुभाने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी सफाई पेश की। मैं कब तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ? गलती मेरी है। मैं अपनी लगाई हुई आग में धीरे धीरे खुद ही सुलग रही हूँ। तुम और कुछ करो या ना करो, मेरे साथ जरा से हमदर्दी तो कर सकते हो। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं, अपनायत भरी मोहब्बत भी है। मैंने पूरा खलूस से कहा। मेरी जुबान से वो अल्फाज सुनते ही वीरा ने बेख्तियार झुककर मेरी हथेली के पुष्ट चूम लिए और फिर मेरी टांग पर अपना सर रखकर पुरस्कून अंदाज में वहीं अर्शे पर तराश होगी। तकरीबन मेरी गोद में सर रखकर लेटने के बाद उसने मेरा हाथ थाम कर अपने सर के मुलायम और रेशमी बालों में रख लिया। वीरा, ये क्या हो रहा है? मैंने कमजोर आवाज में एहतजाज किया। साथ ही साथ मेरी उंगलियां बगैर इरादी तौर पर उसके बालों में चलने लगी। बालों की नरम नरम गुदगुदी ने मेरी उंगलियों को जबरदस्त तहरीक दी थी। मेरी किसी बात का एतराज न करो। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी का बुरा नहीं चाह रही, बस थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। ओह खुदा, किस कदर सुकून मिल रहा है। मेरी रग रग में इस वक्त राहत सी दौड़ रही है। जरा उंगलियां बालों में जमा कर फेरो। वीरा ने इस वक्त तक एक बार भी गजाला का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो इशारों कनायों में उसके बारे में बहुत कुछ कह रही थी। इसके आखिरी फिक्रों का रुख भी गजाला की तरफ था। मेरे ज़हन में यकलख्ती गजाला का मासूम और सवालिया चेहरा मुजस्सम हो गया। एक मुजरमाना एहसास के साथ मैं बेख्तियार झुरझुरी लेकर रह गया। वो झुरझुरी इतनी शदीद थी कि वीरा ने बुखलाकर मेरी गोद से अपना सर उठाया और सीधी होकर मेरे सामने बैठ गई। क्या बात है, तुम एकदम ही क्यों कांप उठे? उसने हैरत और ताज्जुब से पूछा। तुम मुझे बातें करने के लिए इस गोशाए आफियत में लाई थी। मैंने उसकी झील से ऐसी आंखों में झांकते मुलायम आवाज में कहा, तुम अपने वादे से तजावुज कर रही हो। हम मुद्दतों एक दूसरे के साथ जिस्मो जान के रिश्तों में बंधे रहे हैं, एक दूसरे को खूब पहचानते हैं। तुम इस पुरानी राख को कुरेद कर जो चिंगारियां उड़ा रही हो, तो हम दोनों के दामन को अपनी लपेट में ले सकती हैं। ले लें। मैंने अपनी सारी उम्र आग और चिंगारियों से खेलते गुजारी है। पहले मैं आग लगाकर दूसरों के दामन राख किया करती थी, अब तुम्हारी सुलगाई हुई आग दिन ब दिन मेरे वजूद को खाकस्तर करती जा रही है। मैं तुम्हें भुलाने की जितनी कोशिश करती हूँ, तुम उतनी शिद्दत से मेरे दिलो दिमाग पर हावी होने लगते हो और सोचते सोचते मेरे दिमाग की रगें फटने लगती हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से कहा, तुम मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई हो। मैं तड़प कर खड़ा हो गया। इन लम्हों में मुझे यह भी याद नहीं रहा कि थोड़ी देर पहले वीरा अपनी कनपटी पर बीम गन रखकर मुझे खुदकुशी की धमकी दे रही थी। वीरा के पतले पतले याकूती होंठों पर एक तल्ख और सगवार से मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, बस एक इम्तिहान ही से बुखला गए। मेरा दिल और हौसला देखो कि फ्लैट के दरबान में महबूस करके तुम दिन रात मेरा इम्तिहान लेते रहते हो और मैं अपनी जुबान पर शिकवे का एक लफ्ज भी नहीं लाती। मैंने अपना गिलास खाली करके गैर इरादी तौर पर समंदर में उछाल दिया। वीरा अपनी नपी तुली और जारहाना बातों से मेरे वजूद में तराड़े से डालती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं ज्यादा देर तक इस सेमे बदन फितने का सामना करता रहा तो मेरी रही से मुजाहमत भी दम छोड़ जाएगी और मैं उसके फैलाए हुए जाल में एक असीर महज बनकर रह जाऊंगा। मैं तेजी से मुड़ा और कुछ कहे बगैर कैबिन की तरफ चल दिया। अपर कैबिन और व्हील कैबिन के दरमियानी जीनों के करीब रुककर मैंने ऊंची आवाज में कहा, अकबर, रात ढल रही है, वापसी की तैयारी करो। उजाला फैलने से पहले पहले हमें साहिल पर पहुंचना है। कहने को मैं वह फिक्रे कहता चला गया, लेकिन अपनी आवाज सुनकर मैं खुद चौंक उठा। मैंने इस समंदरी सफर में ज्यादा मैनोशी नहीं की थी, मगर मेरी आवाज भारी और भराई हुई थी। यूं लग रहा था जैसे कोई नशा अंदर ही अंदर मेरे बदन में सरायत कर रहा हो। मास्टर, अर्शे के अगले सिरे से फौरन अकबर की लड़खड़ाती हुई आवाज आई, बस 10 मिनट तय तो
मैं उजाला होने से पहले पहले तुमको साहिल पर उतार दूंगा। ब्लैक सी मेरी रानी जानी है, मुझे कभी धोखा नहीं देती। वो सरूर में था, उसे बहस बेसूद थी। नशे के आलम में वो अदब एहतराम को किसी हद तक बालाए ताक रखकर आमियाना अंदाजे तखातुब पर उतराया था। शायद बोतल से आखिरी कतरा निचोड़ने के लिए उन तीनों को थोड़ी सी मोहलत दरकार थी और अकबर ने उसी का मुतालबा किया था। मैं कोई जवाब दिए बगैर जीने उतरने लगा। मैंने मुड़कर यह देखने की जहमत नहीं की थी कि वीरा मेरे पीछे आ रही थी या अर्शे पर ही रुक गई थी। दिल में मुझे यह फिक्र जरूर थी कि कहीं वो मायूस होकर खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, लेकिन मेरी अनाह मुझे उसकी खबरगिरी और मजीद दिलजोई से रोक रही थी। मैं नीचे कैबिन में पहुंचा तो बेयकीनी की वजह से मेरे ज़हन पर जुल्लाट तारी हो चुकी थी। घूमे हुए जीने उतरते हुए मुझे कहीं भी वीरा की झलक नजर नहीं आई थी। वीरा की खोली हुई बोतल तपाई पर मौजूद थी। मैंने कैबिनेट में से नया गिलास निकाला और अपने लिए स्कॉच उंडेलने लगा। इस वक्त मेरे ज़हन में वीरा के खिलाफ ख्यालात सर उबार रहे थे। माना को बहुत दिलकश सूरत की मालिक थी। कुदरत ने उसे नजर फरेब जिस्मानी नशीब फराज से नवाजा हुआ था, लेकिन अपने हुस्न पर ऐसा भी क्या नाज कि वो उसी के जोर पर मेरे दिमाग में चिंगारियां भरने की कोशिश कर रही थी। जब वो बरहम और बददिल थी तो मैंने उसकी दिलजोई करके उसे बीमगन वापस रखने पर आमादा किया था, लेकिन मैं नाराज होकर अर्शे से वापस लौटा तो उसकी जुबान को ताला लग गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, ना मेरे साथ नीचे आई। मुझे ख्याल आया कि कहीं वो मुझे सुलगाने के लिए मलाहों के साथ नचा बैठी हो। इस ख्याल ने मुझे सख्त मुश्तिल और बेचैन कर दिया। वो वीरा थी और अपने किसी भी मद्दे मुकाबल के आसाब तोड़ने के फन में मलका रखती थी। इस मकसद के हसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मेरा खून खोलने लगा। मैंने तेजी से अल्कोहल की बड़ी मकदार अपने मैदे में उंडेली और मेरी सोच की रो बदल गई। वीरा से मेरा ताल्लुक और रिश्ता ही क्या था। वो आज़ाद और खुद मुख्तार थी, अपना बुरा भला अच्छी तरह समझती थी। अगर वो खारिज़दा कुत्तों के गौल में भी जा बैठती तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता था। वो जो चाहे करती फिरे, मुझे उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कौन सा उसका मुरब्बी या सरप्रस्त था।